हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज का ये जो सेशन है हमारा एनसीईटी एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है उसकी यूनिट 7 के लिए ये सेशन है। ये हमारा लास्ट सेशन है और इसके साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ख़त्म होता है। और यकीन मानिए, अगर इस सीरीज़ को आपने फॉलो किया है, 15 देखिए 7 यूनिट का आपका सिलेबस है, 15 मैंने यहाँ पर लेक्चर बनाए हैं। पर यूनिट 2 लेक्चर 30 मिनट्स के आसपास के हैं। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं देन जो आपके पूरे कितने 80 मार्क्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, डेफिनेटली यू विल सिक्योर देम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें छूटा हो, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, है ना। सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की है। तो आई होप कि आप फॉलो करेंगे इसे, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंच पाए। इट्स माई रिक्वेस्ट। ओके, चलिए तो देखो, लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला आज हम लोगों को पार्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड। और इसमें मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ द डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग पोएम्स और ग्रामर। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। और दूसरा मैं डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो इससे आएगा और दूसरा जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो सेशन का सेकंड पार्ट जो है उसमें मैंने लर्निंग डिफ़िकल्टीज बढ़िया से समझाया है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। अब बात कर लेते हैं पहले और दूसरी पॉइंट की। देखो, बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज, नॉवल, पोएम दैट रेफर टू द स्कूल एजुकेशन लर्निंग आर इन एनसीईआरटी सिलेबस फ्रॉम 6 to 12। अब देखो, छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं, वो चाहे हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, है ना, वहाँ पर कुछ ऐसी पोएम्स या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि स्कूल एजुकेशन से, लर्निंग से रिलेटेड हैं। तो वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं या उनका सार आपको पता होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो, ये एक पीडीएफ है जो प्रिपेयर किया है ना। और कोशिश की है इसमें मैंने कि सारी चीज़ें 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें इंक्लूड कर लिए जाएं। ठीक, चलो। तो ये जो, अब देखो, इस पीडीएफ को मैं आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पीडीएफ आपको ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन में मैंने पहले ही डाल दिया है ना। पर सेशन देख लो, उसके बाद जाके डाउनलोड करना, डाउनलोडेबल है। ठीक है, और मैं इसे हाँ ठीक है, डाउनलोडेबल है ये, वहाँ से कर लेना डाउनलोड। मैं सोच रही थी कि ग्रुप में इसको शेयर करती, बट व्हाट्सएप चैनल में फ़ाइल शेयर करने का ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज़ वाई डायरेक्टली वहाँ पर शेयर नहीं होगा। सो ऐप में फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन से इसको डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करोगे? फ्री पीडीएफ वाले से। क्या क्या है इसमें देखो, जैसे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, है ना। ये हनीसिकल प्रोज है एक, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वहाँ पर थीम क्या है? कैरल मूरे एक्सप्लोर द वैल्यू ऑफ सेल्फ रिलायंस इन लर्निंग, कि अपने खुद पे भरोसा करना चाहिए। इसके ऊपर कैरल मूरे ने एक यहाँ पर दी हुई है स्टोरी के ऊपर है ये। पैट्रिक इज अ स्कूल बॉय अवॉइडिंग डूइंग हिज होमवर्क अंटिल एन इल्फ मैजिकली कंप्लीट्स इट फॉर हिम, जब तक कि कोई एक मैजिकल पर्सन उसके लिए ये होमवर्क नहीं कर देता। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द इल्फ टीचेस पैट्रिक टू वर्क हार्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज स्टडी। और वो जो इल्फ है उसने ये सिखाया पैट्रिक को कि अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। समझ में आई बात? कनेक्शन टू एजुकेशन भी इसमें बताया गया है, सिग्निफिकेंस क्या है ये भी इसमें बताया गया है। तो ऐसे हर एक, जैसे ये क्लास 6 के लिए है, ये क्लास 7 के लिए है, ये क्लास 8 के लिए है, सारे जो जो उससे रिलेटेड है वो वहाँ पर डाल दिए हैं। पहली चीज़, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बेटा दूसरे पॉइंट वही हैं जो लगभग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किए हैं। क्या? biographies or autobiographies of famous women tribes Dalit who have described their school experience, teachers or a class. Not the first unit, second unit. ये देखो यहाँ पर फेमस डॉक्यूमेंट्रीज एंड बुक्स एंड ये सब, तो वो उसमें ऑलरेडी कवर है। समझ गए? तो ध्यान से सुनो, पहली वाले के लिए पीडीएफ मैंने डाल दिया है ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन में, उसको डाउनलोड कर लेना।
दूसरा हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, अगेन फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बढ़िया से इसको समझ लो। और फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने बताया। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, ये लेसन कंप्लीट करो एंड फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल कंप्लीट है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग पोएम। पोएम या कविता सीखते समय क्या प्रॉब्लम आती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, जटिल शब्दावली। लिख लो हिंदी वाले, जटिल शब्दावली, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी। कई बार पोएम में ऐसे वर्ड आ जाते हैं, हिंदी की हो या इंग्लिश की, उनका डायरेक्ट मीनिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब ये देखो, कई बार हम कोई पैराग्राफ पढ़ते अगर कोई एक ऐसा नया वर्ड आ गया जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा था, बट उसका अंदाज़ा हमें लग जाता है। बट समटाइम्स इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल कोई शब्द अक्सर आपको देखने को मिलेगा ही पोएम या कविता में। इंग्लिश में तो और ज़्यादा, कविता में तो हम लोग समझ जाते हैं, हिंदी में कि आप उसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे, कोई और ही कॉन्टेक्स्ट में वो निकल करके आएगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट भी अलग होगा और वो अपने आप में कठिन भी होगा कि आपने नॉर्मली नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी आप सभी को, मुझे भी आई कि आपके टीचर ने एक पोएम आपको पढ़ाई होगी और समझाई भी होगी, बट आखिरी तक ये समझ में नहीं आया कि ये बंदा या बंदी जिसने भी ये पोएम लिखी है ये कहना क्या चाह रहे थे, राइट। तो हमने क्या करा, हमने रट्टे मारे उस पोएम के, क्वेश्चन आंसर के, छोटे छोटे थे तो रट्टे हो भी गए और हमने लिखे। बट एट दैट टाइम, आज हम पढ़ेंगे, आज मैं पढ़ूंगी, मुझे समझ में आ रहा है, बट ये हो सकता है कि उस समय मुझे, ये हुआ ही है कि उस समय मुझे समझ में नहीं आया, और आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, राइट। तो पहली चीज़ जटिल शब्दावली। दूसरी है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब कि जब हम पोएम की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा सा, है ना, तुम्हारी आंखें कमल सी। अब ऐसी ही बात हिंदी में हो रही है, ऐसी ही बात इंग्लिश में हो रही है, देश के लिए मेरी जान कुर्बान, ठीक है। तो ये हिंदी में भी हो रही है, इंग्लिश में भी हो रही है ना। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली किसी चीज़ को सीधे सामने नहीं बोला जा रहा है, एक फिगर से, एक सिंबल से उसको जोड़ा जा रहा है, समझे। जैसे कि चंदा मामा, अब चंद्रमा को मामा बोल दिया है, ठीक है ना, तो ये तो सिंपल हो गया कि आपको समझ में आ गई बात। बट हमने फिगर का यूज़ करा कि हमारे मामा कैसे, चंदा मामा जैसे, हमारी जो प्रेमिका है या हमारा प्रेमी है उसका चेहरा कैसा, चंद्रमा की तरह। ऐसा गानों में आपने देखा होगा। आजकल हनी सिंह और क्या कौन कौन है यार आजकल के रैपर वगैरह, उनके गाने देखो, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ों से कंपेयर करते, तेरा फिगर, क्या वोडका की बॉटल, ऐसी फालतू चीज़ों से, समझ गए। तो बट यूज़ वही हो रहा है। तो पोएम हो, सॉन्ग हो, या फिर हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, चीज़ें वही चल रही है, लेवल गिर गया है कंपैरिजन का, समझ रहे हो, है ना। तो आलतू फालतू चीज़ों से, तो ये क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, कंपेयर किया जा रहा है चीज़ों को। ओके, अब इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत। पहली है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स मतलब कि रूपक, है ना। जैसे मैंने कहा, शी इज़ लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी, वो एक, शी इज़ लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी, तो आप क्या हिंदी में उसका मीनिंग क्या निकालोगे कि वो चलती फिरती डिक्शनरी है। तो क्या डिक्शनरी चल रही है क्या, नहीं। शी मतलब, अगर लड़की की बात कर रही हूँ मैं, एक लड़की को इतना नॉलेज है शब्दों का, वोकेबलरी का, उसे कोई शब्द दो वो उसका मीनिंग बता देगी या बता देगा, लड़के की बात करेंगे तो, ठीक है। सो ये मेटाफोर, ये रूपक हो गया। ऐसे ही सिमिलीज की अगर हम बात करें तो सिमिलीज में हम बोलते हैं ना कि भाई इतना सफ़ेद जैसे कि दूध, ठीक। तो ये सिमिलीज है, ये उपमा है। एज शाइनी एज गोल्ड, एज फास्ट एज स्विफ्ट, बर्ड होता है ना एक, स्विफ्ट, एज फास्ट एज स्विफ्ट, तो ये सिमिलीज। एज ब्रेव एज लॉयन, है ना, इतना ब्रेव कि जैसे कि लॉयन हो, ये सिमिलीज है। ये आ जाते हैं, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, जैसे कि 4th 5th के बच्चे, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी एक बार, वो नहीं समझ पाई इस चीज़ को, एज शाइनी एज गोल्ड, ठीक है। तो अब उसे ये तो समझ में आया कि गोल्ड चमकता है, बट ये इस चीज़ को किसी और से कंपेयर किया जा रहा है कि भैया वो इतना चमकता है जैसे कि गोल्ड हो, समझ गए बात को। फिर है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब या प्रतीकवाद, मतलब कि कविताओं में या आप कहें कि शेर व शायरी में कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर दिया गया है। जैसे कि रेड कलर इज़ फॉर लव,
है ना। पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल्स, ब्लू कलर इज़ फॉर बॉयज़, ठीक है ना। ऐसे ही आपको मैं बताती हूँ एक किस्सा। जब आपकी एज की होगी मैं लगभग, तब इंग्लिश गाने थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड यूज़ होने लगे थे गानों में, बीच बीच में आगे पीछे कहीं कहीं। अब मैंने एक गाना सुना, उसमें था फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू। अब मैं सोच में पड़ गई, गाँव में फीलिंग ब्लू क्या है, मतलब कि नीला महसूस हो रहा है, नीला महसूस हो रहा है। मैंने डिक्शनरी निकाली, फिर ब्लू का क्या मीनिंग है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, राइट। तो वहाँ पर समझ में आया कि ब्लू मतलब कि ये एक तरीके का उदास होना भी होता है। तो ब्लू का सिंबल, ब्लू को किस तरह से सिंबलाइज किया है कि उदास है, कोई डाउन है ना, अच्छा फील उसे नहीं हो रहा है। तो वो उस गाने में ब्रेकअप हुआ था उस लड़के का, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, हीरो था हीरोइन था, किसने गाया। तो फीलिंग ब्लू मतलब वो उदास है, आई एम फीलिंग ब्लू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा था वो, ठीक है। तो समझ गए ना बात को। तो ये डिफ़िकल्टी है। चलो आगे चलो, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड थीम। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में कहा कि पूरी कविता पढ़ दी गई, किसके बारे में थी, क्या था उसमें, समझ में नहीं आया। तो कई बार बच्चे कुछ कविता ऐसे जैसे देश के ऊपर है ना, फ्रीडम के ऊपर है, सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है, कि अपने आप की खोज के लिए कोई कविता लिखी गई, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थीम है, वही बात आ गई, अमूर्त कल्पना है। अब बच्चे को फ्रीडम समझ में नहीं आती है कि आज़ादी क्या चीज़ है ना। ऐसे ही सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करना, अपने आप की खोज करना, बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि अपने आप की खोज करना क्या होता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अब मान लो कि किसी ट्राइब के बारे में कोई कविता लिखी गई है, या किसी गांव के एक बच्चे के बारे में कविता लिखी गई है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बच्चा एकदम से, और उसके कल्चर की बातें की गई है, तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाएगा उसका, है ना। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि संदर्भ, संदर्भ, ठीक है ना, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आज आपसे कहा जाए कि मैं आपके सामने अगर एक कविता गा दूँ रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, काफ़ी फेमस है, आपने तो खैर सुनी होगी, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कहाँ से शुरू होती, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना, सबने आज़ादी की मन में ठानी थी, ऐसी कुछ कुछ वो है, भूल रही हूँ मैं। तो अब पहली 3 लाइन अगर आप सुनेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कि वो बात ना आए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पहली 3 लाइन में इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर ही नहीं हो रहा, और ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत पे भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब ये 3 लाइन, अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो नहीं जानता आज़ादी के बारे में, ठीक है, समझ गए ना। अब फिर उसके बाद वही है, बूंदेले हर चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो 5वीं लाइन में समझ में आया कि अच्छा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका, समझ में आई बात। चलो रिदम एंड स्ट्रक्चर। अब देखो अभी जो मैंने गाया उसमें एक रिदम है ना, उसमें एक रिदम है, ठीक है, लास्ट के जो वर्ड हैं वो रिदम क्रिएट कर रहे हैं, या आप कह लो राइमिंग वर्ड्स हैं उसमें, ठीक है। बट कुछ क्या होंगे इरेगुलर स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर मतलब कि नो रिदम, नो रिदम, और ये रिदमिक होगा। रिदमिक मतलब कि लय, लयबद्ध, और इसमें लय नहीं है। लय नहीं है तो फिर वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। और बच्चे को ये लय समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है, हर किसी को सीधे समझ में नहीं आता। चलो अब आगे आ जाओ, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग ग्रामर। ग्रामर समझने में, ओहो हो, ये तो सबकी बहुत बड़ी समस्या है, उससे बड़ी समस्या है ये पोयम से बड़ी समस्या। ग्रामर देखो, अब अपने यहाँ तो फिर भी ठीक है, हिंदी के ग्रामर फिर भी ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर इतने रूल्स हैं, है ना। ग्रामर रूल्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, कि यहाँ एस क्यों लगाएं, यहाँ ई एस क्यों लगाएं, ठीक है। सो ये एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त है। एक कॉमन रूल भी तो बन सकता था, बट क्योंकि उसमें ज़्यादा रूल है तो इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो ग्रामर समझना एक प्रॉब्लम है बच्चों की। वेरियस एक्सेप्शन, अब आप देखो सिंगुलर से प्लूरल ही बनाना है
तो कम से कम 6 तरीके के एक्सेप्शन हैं, हम लोगों ने पढ़े भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे, हेल्प मी इन दैट, हिंदी में क्या कहते हैं एक्सेप्शन को, लिखना ज़रा कमेंट सेक्शन में। अपवाद, हाँ अपवाद बहुत है इसमें, अब इस कंडीशन में ऐसा होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है। ओवरलोड ऑफ टेक्निकल टर्म्स, अब मैंने आपसे कहा जेरेंड, इन्फिनिटिव्स, अब ऐसे भारी भरकम वर्ड आ जाए, अरे क्या है जेरेंड, अरे इन्फिनिटिव्स क्या है, और बेचारे इनको समझने जाओ ना तो लगभग सेम से लगते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो दीज आर द डिफिकल्टीज व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग ग्रामर, ओके। नो प्रॉपर टीचिंग मेथड, अब देखो इसमें क्या, अब 6 वेरिएशन है अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ही, तो टीचर के पास भी कोई ज़्यादा तरीके नहीं है कि वो आपको इस चीज़ को समझा पाए, एक्सेप्ट दिस कि इसमें रट्टा ही मारना है आपको, क्या करना है, मेमोराइज करना है आपको, क्या करना है, मेमोराइज करना है। तो ये 2 मेजर पार्ट इसके बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम, दैट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, है ना, सीखने में डिसेबिलिटीज़, अक्षमताएं, सीखने की अक्षमताएं, हिंदी वाले लिख लो, सीखने की अक्षमताएं। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये आपके तंत्र में कुछ गड़बड़ है ना। अफेक्टिंग अ चाइल्ड्स एबिलिटी, एक बच्चे की किस एबिलिटीज़ को ये अफेक्ट करता है, प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड यूज़ इंफॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बच्चों में, सबसे पहली चीज़ कि ये क्यूरेबल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों को, अब मुझे पता नहीं आप 12th वाले आपके आसपास या आपके रिलेशन में कोई छोटे बच्चे जो 2nd 3rd या KG1 KG2 ऐसे में पढ़ते हों, अक्सर बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ है कि वो उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे, चप्पल उल्टी पहनेंगे, है ना। सो क्या है कि वो वायरिंग उनकी हो रही है। अब किसी की वायरिंग थोड़ी ठीक है, किसी की बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, किसी की वायरिंग ठीक होने में टाइम लगता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। उल्टा लिखेंगे, वो 2 को उल्टा बनाएंगे, S को उल्टा बनाएंगे, P को उल्टा बना देंगे, 9 लिखना है ऐसे, वो लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन की वायरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। अब इससे होगा क्या, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है ना, उसको वो लेना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको समझना और उसको यूज़ करना। जस्ट लाइक कंप्यूटर, हमारा ब्रेन कैसा है, कंप्यूटर की तरह है। हम कुछ देखते हैं, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, हमने प्रोसेस किया, उसको समझा और फिर जो समझ लिया उसका बाद में यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे ही आपने बच्चे को 9 लिखना सिखाया, उसने देखा, उसने प्रोसेस किया कि अच्छा भैया ये 9 है, वो समझ गया, और जब यूज़ करने की बारी आई तो या तो वो प्रोसेस करते समय ही भूल गया कि 9 क्या था, बार बार भूल गया, और अगर याद भी रहा तो उसे उल्टा याद रहा, ठीक है। या फिर वो 9 लिख ही नहीं पा रहा है, वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा उस इन्फॉर्मेशन को, समझ गए। तो ये जब होता है तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो उसको रीडिंग, पढ़ने में, लिखने में, मैथ्स करने में और रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नाउ इट्स अ टोटली क्यूरेबल, बट बच्चे को इनिशियल लेवल पर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना। नाउ जब आप टीचर बनेंगे और आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको मारना कूटना बिल्कुल मत, ना डांटना, ना कभी इंसल्ट करना उसकी, ठीक है। बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसके साथ ये हो, बट उसके साथ हो रहा है, वो उसकी वायरिंग की प्रॉब्लम है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो ऊपर से ही ऐसा बन के आया है, ठीक है। चलो, सो यू कैन हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। पर जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस किस तरह की प्रॉब्लम है बच्चे में, आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ द डिसलेक्सिया। व्हाट इज़ डिसलेक्सिया? बच्चे को रीडिंग, स्पेलिंग और वर्ड डिकोडिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, स्पेलिंग नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसको उल्टे सीधे भी दिख रहे हैं वर्ड, जैसे कि वो तारे ज़मीन वाले पर, और वो डिकोड नहीं कर पाएगा वर्ड को, ठीक है। सो इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, तब जा कर के वो इससे ओवरकम कर पाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि जिसको डिसलेक्सिया है ना, उसको नीचे आने वाली जितनी और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ना वो भी रहती है, ठीक है।
सो डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी विथ राइटिंग, दिख रहा है ना, हाँ, डिफिकल्टी विथ राइटिंग, हैंड राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर, वो लिखने में उसे दिक्कत है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, जैसे कि मेरी नहीं है, ठीक है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं मैम इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो आपको इससे समझ जाना चाहिए कि मैं भी कभी ना कभी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। माई चाइल्डहुड वॉज ऑल्सो वेरी ट्रॉमेटिक, ठीक है ना। तो खैर अब वो सब बातें बाद में करेंगे हम लोग। एंड इन माई फैमिली ऑल्सो आई एम हैविंग अ वन चाइल्ड जिसको थोड़ी ये प्रॉब्लम है, सो आई कैन आइडेंटिफाई, मुझे मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, है ना। सो डिफिकल्टी विथ राइटिंग, हैंड राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर, तो बाकी चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, बट देखो राइटिंग और हैंड राइटिंग क्या होती है ना, ये एक समय रहता है तब तक ही बन पाती है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको बच्चे को इसमें हेल्प करना है। दे कांट ऑर्गेनाइज, कैसे कहाँ वर्ड फिट करना है उसमें उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट दैट इज डिस्ग्राफिया, दैट इज डिस्ग्राफिया। फिर है डिसकैल्कुलिया, तो जिसको डिसलेक्सिया है उसको डिस्ग्राफिया भी है, उसको डिसकैल्कुलिया भी रहा होगा, ठीक है। डिफिकल्टीज विथ मैथ कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड नंबर सेंस, बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट वीक हैं, अनटिल कि उसके ऊपर काम ना किया जाए। जब आपने उसके ऊपर काम कर दिया एट द वेरी बेसिक स्टेज, फिर तो वो बाकी बच्चों के बराबर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे हैं ना अपना पढ़ाई का ट्रैक पकड़ते हैं 6th 7th से। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मैम 6 7 तक तो समझ में ही नहीं आता था, मन नहीं लगता था, और उसके बाद तो हमारा ऐसा मन लगा कि हम खुद ही पढ़ लेते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई कोचिंग ना कोई और मेंटर, स्कूल से पढ़ के आए, बुक पढ़ ली और हो गया, ठीक है। चलो, तो डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया समझ में आ रहा है कि नंबर सेंस कॉन्सेप्ट, छोटा बड़ा पैटर्न समझ में नहीं आते, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, आप इनको कमांड दो, डिफिकल्ट इन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग साउंड, क्या बोला जा रहा है एकदम से क्या बोल दिया आपने, ये उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग नहीं है, सुन के चीज़ों को एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, आप इनके सामने कोई साइन बना दो ये नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि वो फूड पैकेट्स के पीछे ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा एक डब्बा बना होता है और एक इंसान जो है उसमें कुछ फेंक रहा होता है, ऐसे सामान थ्रो कर रहा होता है और कुछ क्रॉस व्रॉस लगा होता है ऐसे। तो मेरा जो छोटा बेटा है वो सिम्बॉल्स देख के बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है। तो उसका विजुअल प्रोसेसिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, वो साइन देख करके समझ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं। क्रॉस का मतलब एक बार टीचर ने समझा दिया, गलत मतलब वो जहाँ भी क्रॉस देखेगा तो वो समझ जाएगा कि कहीं कुछ गलत है, यहाँ ये नहीं करना है, समझे। बट ये जो बच्चे होते हैं इनको विजुअल प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आएगी, है ना। सिंबल्स को ये नहीं समझ पाएंगे, इशारों को नहीं समझ पाएंगे। आप जैसे हम बिना बोले कुछ कहते हैं ना, ऐसे साउंड नहीं आ रही हो बोलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नॉन वर्बल क्लूज नहीं समझ पाएंगे, तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है, बट दीज ऑल आर क्यूरेबल। एकदम बहुत पहले आप अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने और काम किया, लगातार 3-4 साल का काम इस पर करना पड़ेगा, तब जा कर के दीज किड्स कैन स्टैंड विथ अदर नॉर्मल किड्स, ठीक। चलो, तो ये थी अपनी बात इस यूनिट 7 से रिलेटेड। अब जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसी PDF के साथ वहाँ पर डाल दूँगी, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, ये हमारा लास्ट सेशन था आज का टीचिंग एप्टीट्यूड का। बाकी हमारा जनरल टेस्ट और इंग्लिश चलता रहेगा, एंड आई विल टेक सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप। और फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।